कॉलेज इंटेलेक्ट में आपका स्वागत है। अभी इसके सबसे पहले मैं आपको जो है सबसे पहले यूरोपियों का आगमन के बारे में पढ़ाई, उसके बाद उत्तर मुगल, उसके बाद जो है कर्नाटक के उत्तर फ्रांस डच, कैसे कैसे यूरोपियों का आगमन हुआ, कैसे ये हमारे जो है देश में आए, फिर कैसे कैसे अंग्रेजों के और फ्रांस के बीच में संघर्ष हुआ जिसे हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। उसके बाद उत्तर मुगल काल। इसके बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो तीसरी टॉपिक है, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बंगाल विजय के बारे में। जो बंगाल है ना, बंगाल में कैसे अंग्रेज कैसे जो है बंगाल कैसे स्वतंत्र हुआ, फिर बंगाल में कैसे धीरे धीरे अंग्रेजों का शासन हुआ, इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि आप सबको पता है जो 1717 का फरमान होता है, 1717 का जो फरमान होता है इसके बारे में सब जानते हैं। ये फर्रुखसियर जो है अंग्रेजों को दिए रहते हैं 3000 वार्षिक कर पे, 3000 जो है वार्षिक कर पे जो है ये 1717 में अंग्रेजों को जो है फर्रुखसियर फरमान दिए रहते हैं। क्यों दिए रहते हैं? क्योंकि उन्हें बीमारी होती जो ठीक नहीं होती है, जिसका इलाज एक अंग्रेज डॉक्टर कर देते हैं, जिससे वो इतने खुश हो जाते हैं कि खुश होके जो है वो जो है 3000 कर पे जो है उन्हें जो है शाही फरमान दे देते हैं अंग्रेजों को। और ये अंग्रेजों के लिए बहुत ही ज़्यादा सुनहरा फरमान होता है। 1717 का फरमान जो अंग्रेजों के लिए बहुत ही सुनहरा फरमान होता है। तो उसके बाद क्या होता है, फिर यहीं से स्टार्ट होती है बंगाल के बारे में। तो क्या होता है ना कि बंगाल के एक सूबेदार बनाए जाते हैं जिनका नाम होता है मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली खां जो होते हैं ये बंगाल के सूबेदार होते हैं। इनका समय जो होता है वो 1717 से 27 तक होता है। ये बंगाल के जो है सूबेदार होते हैं। फिर ये धीरे धीरे वहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे इनका जो है शासक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पहले वहाँ के वो ये नजराना मतलब ये होते हैं जी बहुत ही जिन्हें कहेंगे बहुत ही अच्छे शासक थे। और ये शासक थे, इनका समय था 1717 से 1727 तक इनका समय होता है। इसके बाद फिर क्या होता है कि जो इनके फिर उसके बाद वहाँ के जो दूसरे बंगाल के जो शासक बनते हैं या नवाब बनते हैं वो होते हैं सुजाउद्दीन। इनका जो समय होता है ये 1727 से इनका समय होता है 39 तक। सुजाउद्दीन के बाद जो शासक बनते हैं उनका नाम है सरफराज। ये जो सरफराज है इनका समय होता है 1739 से 40। फिर क्या होता है ना कि जब सरफराज बंगाल के नवाब बनते हैं तो ये लोग क्या करते हैं ना कि मुगलों को जो ये नजराना भेजते रहते हैं, ये मुगलों को जो है नजराना भेजते रहते हैं। फिर जब सरफराज शासक बनते हैं इनका समय तो बस ये रहता है 1739 से 40। सरफराज के बाद क्या होता है कि बिहार के सूबेदार बनते हैं, सूबेदार बनाया जाता है किसे? अलवर्दी खां को, ठीक है। तो अलवर्दी खां जो शासक बनते हैं बंगाल के मतलब सूबेदार पहले बनते हैं। तो अलवर्दी खां क्या करते हैं कि जो सरफराज है ना इनकी हत्या कर देते हैं। अलवर्दी खां जो है ये जो है हत्या कर देते हैं सरफराज की हत्या करके ये जो है बंगाल के नवाब बन जाते हैं। कब? 1740 से 56 तक। 1740 से 56 तक क्या होता है, अलवर्दी खां बंगाल के नवाब बन जाते हैं। तो ये जब नवाब बन जाते हैं, अब ये तो सरफराज की हत्या कर दी है, जिसकी वजह से ये जो आप मैप से देखिएगा यहाँ हो गया बंगाल। ये बंगाल जो है बहुत ही समृद्धि एरिया है। समृद्धि एरिया मतलब इस टाइम का बांग्लादेश, उड़ीसा और हो गया बिहार, ये सब क्या होता है बंगाल के अंतर्गत आता था। और ये जो बंगाल है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है जिसे मुगल भी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे और अंग्रेज इस पे अधिकार करना चाहते थे। और यहाँ पे बैठे हैं मुगल, ठीक है। तो क्या होता है कि अलवर्दी खां जब यहाँ पे सरफराज की हत्या कर देते हैं और बंगाल के नवाब बन जाते हैं तो इन्हें तो ये प्रूफ करना पड़ेगा ना कि मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। इसके लिए क्या करते हैं अलवर्दी खां 2 करोड़ रुपए जो है नजराना भेज देते हैं। किसको? मुगल को जो है 2 करोड़ नजराना भेज देते हैं अलवर्दी खां, जिससे ये खुश हो जाते हैं। लेकिन ये जो 2 करोड़ नजराना भेजते हैं ना ये इनका पहला और आखिरी नजराना रहता है। उसके बाद वो जो है दिल्ली में कोई भी जो है नजराना नहीं भेजते हैं। और अलवर्दी खां के बारे में एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाए, जो अलवर्दी खां है ना उस समय भी क्या होता है कि जो अंग्रेज हैं इन्हें तो 1717 ईस्वी में जो फर्रुखसियर हैं ये तो दे ही देते हैं बंगाल पे 3000 वार्षिक कर पे।
व्यापार करने के लिए। तो ये जो अलवर्दी खान है ये अंग्रेजों को देखते रहते हैं, बहुत ध्यान से देखते रहते हैं कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो अलवर्दी खां कहते हैं कि ये अलवर्दी खां ना ये बंगाल के नवाब हैं जो अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से की थी। क्योंकि ये कहते हैं ना कि अलवर्दी, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन से बंगाल के नवाब थे जो अंग्रेजों की तुलना जो है मधुमक्खियों से की थी, तो वो है अलवर्दी खां। इन्होंने कहा था कि जो अंग्रेज है ना ये जो है मधुमक्खियों के समान है, अगर इन्हें जो है छेड़ा ना जाए, अगर इन्हें हम नहीं छेड़ेंगे तो ये हमें मधुमक्खियों की भांति शहद देंगे, और अगर इन्हें छेड़ दिया जाए तो ये काट काट के खा डालेंगे। तो ये जो है अलवर्दी खां मधुमक्खियों की तुलना किए थे अंग्रेजों से। उसके बाद क्या होता है कि अलवर्दी खां जो है 1740 से 1756 तक इनका समय होता है। उसके बाद अलवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। तो क्या होता है, अलवर्दी खां के पास कोई पुत्र नहीं होता है। इनकी जो है 3 बेटियां होती हैं, और जो इनकी 3 बेटियां होती हैं, जिन ये लोगों का शादी हुआ रहता है। एक लोगों का विवाह होता है ढाका में, एक लोगों का विवाह होता है मतलब बंगाल का एक प्लेस रहता है वहाँ पे, और एक लोगों का पटना में। तो जो इनकी सबसे छोटी बेटी होती है उनकी शादी हुई रहती है पटना में। तो पटना में जो सबसे छोटी बेटी होती हैं अमीना बेगम उनका नाम रहता है। तो उनके जो पुत्र होते हैं सिराजुद्दौला जो होते हैं वो जो है बंगाल के नवाब बनते हैं। और जाहिर सी बात है इनकी 3 पुत्रियां होती हैं। जब सिराजुद्दौला जो है बंगाल के नवाब बनते हैं तो इनकी जो 2 और पुत्रियां रहती हैं उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आता, क्योंकि वो चाहती हैं कि मतलब उन्हें ये चीज़ सही नहीं लगता है। तो सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल के नवाब बनते हैं कब, 1756 ईस्वी में। 1756 ईस्वी में क्या होता है, सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में क्या होता है, जो सिराजुद्दौला है ना ये जो है बंगाल के नवाब बनते हैं 1756 ईस्वी में, अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद ये बंगाल के नवाब बनते हैं। और ये जब बंगाल के नवाब बनते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि 2 कंपनियां होती हैं वहाँ पे बंगाल में, एक होते हैं अंग्रेज और एक होते हैं फ्रांसीसी। तो वो लोग क्या करते हैं, किलेबंदी करवाते रहते हैं। तो जब ये बात सिराजुद्दौला को पता चलता है तो सिराजुद्दौला बोलते हैं कि कंपनियों से कि आप किलेबंदी नहीं करवा सकते, इसे बंद करो। तो इनकी बात को जो फ्रांसीसी होते हैं वो मान जाते हैं, किले बनवाना छोड़ देते हैं, मतलब नहीं बनवाते हैं। और जो अंग्रेज होते हैं वो इनकी बात को नहीं मानते हैं और क्या करते हैं कि वो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इनकी जो है अंग्रेजों से युद्ध हो जाता है, जिसकी वजह से जो अंग्रेजों का युद्ध होता है ना, जो अंग्रेजों का किला होता है ना उस पर ये अधिकार कर लेते हैं। अधिकार करने के बाद एक सबसे ही फेमस जो घटना होती है, सबसे फेमस घटना उसे हम कहते हैं ब्लैक होल की घटना। जो सबसे फेमस है उसको हम जानते हैं ब्लैक होल की घटना। जो ब्लैक होल की घटना होती है ना, ब्लैक होल की घटना ये होती है सिराजुद्दौला के समय में। इसमें क्या होता है ना कि इसमें एक ब्लैक होल की घटना में एक होते हैं जो सबसे फेमस होते हैं हॉलवेल। इन्होंने ही इस बात के बारे में जिक्र किया है। ब्लैक होल की घटना के बारे में किसने जिक्र किया, हॉलवेल। तो हॉलवेल का कहना ये होता है ना कि एक जो सिराजुद्दौला होते हैं ये 14/18 इतने छोटे कमरे में क्या करते हैं, 46 अंग्रेजों को बंद कर देते हैं। जिसमें से जब दूसरे दिन दरवाजा खोला जाता है तो उसमें से सिर्फ 23 अंग्रेज होते हैं वो जिंदा बाहर निकलते हैं। तो ऐसे हॉलवेल ने कहा था कि सिर्फ 23 और उस 23 में से एक हॉलवेल भी होते हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि ये जो बस एक मनगढ़ंत कहानी थी, ये सच्चाई नहीं है, ये बस एक मनगढ़ंत कहानी है कि हॉलवेल ने जो लिखा ये बस एक मनगढ़ंत कहानी है। और यही सबसे मेन रीजन होता है जो बंगाल में प्लासी का युद्ध होता है, इसी वजह से। उसके बाद क्या होता है, यही सबसे मेन कारण है जिसकी वजह से प्लासी का युद्ध होता है। ब्लैक होल की घटना के बाद जब हॉलवेल ये बात बताते हैं और जब ये बात पता चलती है, जो मद्रास में बैठे होते हैं ना, क्लाइव रहते हैं, तो जब उन्हें ये बात पता चलती है तो वो लोग अटैक करते हैं। उसके बाद क्या होता है ना कि अलीनगर की संधि होती है। अलीनगर की संधि ये इम्पोर्टेंट है। अलीनगर की जो संधि होती है ना वो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में होती है। किसके बीच में, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में अलीनगर की संधि।
सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में अलीनगर की संधि होती है। और अलीनगर की संधि के बाद क्या होता है कि अंग्रेजों को ये पता चल जाता है कि सिराजुद्दौला के जो है महल में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो सिराजुद्दौला के जो है विरोधी हैं, क्योंकि एक आपने कहावत सुनी होगी नहीं, घर की बेदी लंका ढावन, वही कंडीशन इनके यहाँ पे था कि इनके घर में ही इनकी मौसी थी और इनके घर में जैसे इनका खुद के सेनापति जो थे मीर जाफर, ये लोग इनके विरोधी थे। जिसकी वजह जब ये बात अंग्रेजों को पता चलती है तो अंग्रेज क्या करते हैं कि उन्हें समझ में आ जाता है कि अब हमें सिराजुद्दौला को कैसे हराना है। तो उसके बाद से क्या होता है कि अलीनगर की संधि के बाद होता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, जो प्लासी का युद्ध होता है ये होता है, प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757। 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। जो प्लासी का युद्ध होता है अंग्रेजों के बीच में और मुगल जो उस समय ये रहते हैं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। एक चीज हमेशा याद करिएगा, जो प्लासी का युद्ध होता है उस समय जो मतलब वो जो रहते हैं, जो अंग्रेज रहते हैं, जो इसका नेतृत्व करते हैं, उनका नाम है क्लाइव। ये रहते हैं और इधर से कौन रहता है, सिराजुद्दौला। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा, ये देखिए अब मैंने एक चार्ट बनाया है, तो इस चार्ट के बारे में ये जान लीजिएगा, ये है सेनापति जिनका नाम है मीर जाफर। ये जो सेनापति मीर जाफर है ना, ये जो है सिराजुद्दौला के विरोध में आ जाते हैं। उसके बाद कौन है, दीवान। दीवान कौन है, रायदुल्ला। उसके बाद मौसी है कौन, घसीटी बेगम। उसके बाद जो व्यापारी है उनका नाम है अमीन चंद। उसके बाद एक बैंकर है जिनका नाम है जगत सिंह। ये लोग एक ऐसे लोग, इनका नाम याद रखिएगा, ये लोग ऐसे लोग हैं जो मीर जाफर जो ये हैं सिराजुद्दौला है उनके विरोध में ये लोग रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करते हैं और ये उनके खुद के जो सेनापति हैं मीर जाफर, ये भी जो है उनके साथ गद्दारी करते हैं। और उसके बाद क्या था, लेकिन दो लोगों का नाम याद रखिएगा, एक है मीर मदान, एक है मोहन लाल। ये जो मीर मदान है और मोहन लाल हैं, ये लोग सिराजुद्दौला के साथ देते हैं, जिसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं कि युद्ध में शहीद हो जाते हैं, प्लासी के युद्ध में शहीद हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब सिराजुद्दौला को ये पता चलता है कि प्लासी के युद्ध वो हारने वाले हैं, तो वो क्या करते हैं, युद्ध के मैदान छोड़ के वो भाग जाते हैं। जिसके बाद क्या होता है कि जो मीर जाफर, इनके पुत्र जो है सिराजुद्दौला की हत्या करवा देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव जो होते हैं, ये नेतृत्व कर, ये जो क्लाइव है ना, ये नेतृत्वकर्ता होते हैं, मतलब इसके युद्ध में ये नेतृत्व करते हैं। तो प्लासी के युद्ध में क्या होता है कि सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद यहीं से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि मीर जाफर, इनके प्लासी के युद्ध के बाद यहीं से बनते हैं जो अंग्रेजों के लिए जो कठपुतली शासक होते हैं, मीर जाफर। मीर जाफर को क्या होता है कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। इनका समय कब से रहता है, 1757 से 60 तक इनका समय रहता है। ये बंगाल के नवाब हो जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, सबसे पहले जो कठपुतली शासक होते हैं वो यही होते हैं, मीर जाफर। मीर जाफर अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली कहा जाता है। इन्हें अंग्रेजों का जो है ऐसा कुछ नाम है, मतलब उपाधि, अलग अलग उपाधि लोग देते हैं इतिहासकार, इन्हें कहा जाता है। तो इन्हें जो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली कहते हैं मीर जाफर को। तो जो अंग्रेज आते हैं इन्हें बहुत ज़्यादा चूसते हैं, बहुत ज़्यादा चूसते हैं। जब आते हैं पैसा दो, जब आते हैं ये दो, हमेशा ये इतने परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाते हैं और ये अंग्रेजों को जो है पैसा देते रहते हैं। मतलब इनका खजाना पूरी तरीके से खाली हो जाता, अंग्रेज इन्हें बहुत अच्छी तरीके से चूसते हैं। फिर उसके बाद क्या आते हैं कि मीर जाफर के बाद होते हैं मीर कासिम। ये अंग्रेजों से जो है, अंग्रेजों के साथ वफादारी करते हैं, मतलब अंग्रेजों से अच्छा बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से मीर कासिम को क्या होता है, मीर जाफर की जगह पे मीर कासिम को जो है बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। इन्हें बनाया जाता है, इनका समय होता है 1760 से 63 तक, इन्हें बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। लेकिन मीर कासिम के बारे में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो मीर कासिम होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी जो है मुंगेर स्थानांतरित कर देते हैं। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि कौन से बंगाल के नवाब थे जिन्होंने अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी, वो हो गए मीर कासिम। मीर कासिम क्या करते हैं कि अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर देते हैं, क्योंकि मीर कासिम तो बहुत ही समझदार, और अलवर्दी खां के बाद मीर कासिम एक ऐसे शासक हैं जो शासन करने के, बंगाल के नवाब बनने के योग्य थे, मीर कासिम।
तो क्या होता है कि ये समझ जाते हैं, ये अंग्रेजों की चाल समझ जाते हैं कि अंग्रेज मुर्शिदाबाद, अंग्रेज के जहाँ पे अंग्रेज रहते थे वहाँ से मुर्शिदाबाद बहुत पास पड़ता था, जिसकी वजह से हमेशा एंट्री करते थे, हमेशा कहते थे पैसा दो, ये दो, वो दो, तो जिसकी वजह से बहुत परेशान हो गए थे। मीर कासिम भी बहुत ही समझदार था। ये क्या किए कि वो अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर दिए कि अंग्रेजों को वहाँ पे पहुँचने में टाइम लगेगा। और मीर कासिम ने क्या किया था कि मीर कासिम जो है जितने अंग्रेजों को जो व्यापार में छूट थी, क्योंकि वो टैक्स फ्री व्यापार करते थे, तो जितनी छूट अंग्रेजों को दी जाती थी ना, वो क्या करते थे कि जो यहाँ पे जो इंडिया के जो व्यापारी थे उन्हें भी जो है, जो बंगाल के व्यापारी थे उन्हें भी ये क्या किए कि छूट टैक्स फ्री वस्तुएं कर दी, कि उन्हें भी टैक्स फ्री कर दी, वो भी अपना सामान बेचे। ये चीज़ अंग्रेजों को बहुत बेकार लगी। और उसके बाद क्या करता है कि इसी समय के बाद मीर कासिम के समय में एक कांड होता है जिसे हम जानते हैं पटना कांड के नाम से। पटना कांड ये बहुत में जब पटना कांड होता है ना 1763 ईस्वी में, 1763 ईस्वी में पटना कांड होता है। उसमें एक अंग्रेज के सिपाही होते हैं, अंग्रेज सिपाही होते हैं जिनका नाम होता है एविस। ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं, जिसके बाद उस कांड में क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ये मतलब पराजय हो जाते हैं, इनका पराजय हो जाता है। तो क्या होता है, इससे अंग्रेज बहुत गुस्से में आ जाते हैं। ये तो मीर कासिम के जितने जो कार्य रहते हैं वो अंग्रेजों को बिल्कुल संतुष्ट नहीं करते। अंग्रेज ऑलरेडी उससे गुस्सा में होते हैं, जिसकी वजह से पटना कांड होता है। उसमें एलिस हैं, ये पुलिस सिपाही हैं, मतलब अंग्रेज सिपाही हैं, जिसकी पराजय हो जाती है और युद्ध होता है इनसे, मीर कासिम से, जिसमें जो है इनकी मृत्यु भी हो जाती है। और इस पटना कांड के बाद अंग्रेज बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो मीर कासिम को पद से हटा के फिर बंगाल का नवाब बना देते हैं मीर जाफर को। ये 1765 तक रहते हैं, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है मीर जाफर की। तो क्या होता है ना कि ये मीर जाफर जो है फिर से बंगाल के नवाब बना दिए जाते हैं। फिर इनकी 1765 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। फिर इनके जो बेटे होते हैं वो बंगाल के नवाब बनते हैं। और फिर जब ये बंगाल के नवाब बना दिए जाते हैं, फिर वहीं से क्या होता है कि उसके बाद स्टार्ट होता है बक्सर का युद्ध, जो बहुत ही फेमस युद्ध है, बक्सर का युद्ध। ये जो बक्सर का युद्ध है ना, इसके बारे में सबसे ये हुआ था अक्टूबर में, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में क्या होता है कि बक्सर का युद्ध होता है। अब बक्सर के युद्ध में सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा कि बक्सर का युद्ध होने का मेन कारण क्या था, कैसे होता है। सबसे पहले हो गया शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ये कौन है, ये हो गए मुगल एम्परर। ओके, उसके बाद कौन होता है, शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला क्या होते हैं, ये अवध के नवाब होते हैं। तो क्या होता है ना कि जब मीर कासिम को क्या होता है कि बंगाल से हटा दिया जाता है, मतलब बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया जाता है और मीर जाफर को फिर से उस पद पे बैठा दिया जाता है। तो मीर कासिम क्या करता है, तुरंत भाग के वो बंगाल भागता है। मतलब बंगाल मतलब जो इस समय यूपी में है, बंगाल नहीं, बंगाल के नवाब रहते हैं, भाग के अवध जाते हैं। अवध मतलब इस समय यूपी के हैं। तो जो शुजाउद्दौला है ये अवध के नवाब है, शाह आलम द्वितीय कौन है, मुगल एम्परर है। तो जो मीर कासिम है ना, वो भाग के आता है अवध में आता है। तो वहाँ पे जो शाह आलम द्वितीय हैं वो पहले से अवध में मतलब रहते हैं, अवध में पहले से उपस्थित रहते हैं, जिसकी वजह से जब ये मीर कासिम आता है तो मीर कासिम इन लोगों से सहायता मांगता है, जिसमें ये लोग मीर कासिम की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसमें होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में क्या होता है, 3 लोग रहते हैं। 3 लोग कौन रहते हैं, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और हो गए मीर कासिम जो पहले क्या थे, बंगाल के नवाब थे मीर कासिम। तो कौन कौन हो गया, 3 नवाब, 3 शासक। एक हो गए शाह आलम सेकंड, दूसरे शुजाउद्दौला, तीसरे मीर कासिम। ये पहले बंगाल के नवाब थे। उसके बाद क्या होता है, ये लोग मिलके उसके बाद इधर हो जाते हैं, एक पक्ष में हो जाते हैं अंग्रेज। अब सबसे पहले एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो बक्सर का युद्ध होता है इसमें अंग्रेज की तरफ से नेतृत्वकर्ता कौन होता है। तो आप जान लीजिएगा हेक्टर मुनरो। जो हेक्टर मुनरो होते हैं ये जो है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करते हैं और ये 3 लोग हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि बक्सर के युद्ध में लड़ाई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन लोगों की हार हो जाती है और मीर कासिम क्या करता है, युद्ध छोड़ के भाग जाता है और वो
फिर वो भाग जाता है, फिर उसके बाद वहाँ जहाँ वो दिल्ली में भागता है उसके बाद वहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है मीर कासिम की। और इन लोगों के साथ क्या होता है जिसके बारे में बात करते हैं। तो बक्सर के युद्ध के बाद क्या होता है, इलाहाबाद की संधि होती है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है और क्या होता है, मीर कासिम की हार होती है, जिसकी वजह से फिर होता है इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि होती है, इलाहाबाद की दो संधि होती है, इलाहाबाद की दो संधि। एक संधि होती है 12 अगस्त 1765 में, प्रथम इलाहाबाद संधि जिसे कहते हैं, इलाहाबाद की संधि। उसके बाद क्या होती है, फिर एक होती है, इसके बारे में थोड़ा सा आप ये जान लीजिएगा, इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हाँ थोड़ा सा इलाहाबाद की संधि के बारे में जान लीजिएगा कि जो 12 अगस्त 1765 में प्रथम इलाहाबाद की संधि होती है, ये होती है अंग्रेज और मुगल एम्परर जो शाह आलम द्वितीय हैं उनके बीच में। तो उनके बीच में क्या होता है ना कि जो बंगाल का क्षेत्र होता है जिसपे अंग्रेज पहले से नज़र लगा के बैठे हुए थे कि हमें वो क्षेत्र चाहिए, वो क्षेत्र पूरी तरीके से अंग्रेजों को मिल जाता है। जो इलाहाबाद का, जो बंगाल का क्षेत्र होता है वो इलाहाबाद की प्रथम संधि में पूरी तरह से अंग्रेजों को मिल जाती है। और दूसरा जो इलाहाबाद की संधि में होती है वो जो इलाहाबाद कड़ा का जो क्षेत्र होता है जो वो अवध के नवाब के पास होता है उसे दे दिया जाता है मुगल एम्परर को। और जो मुगल होते हैं शाह आलम द्वितीय उन्हें 26 लाख पेंशन पे कर दिया जाता है। उसके बाद जो होता है इलाहाबाद की जो सेकंड संधि होती है वो होती है इसके 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 ईस्वी को जो इलाहाबाद की सेकंड संधि होती है ये होती है अंग्रेजों के बीच में और अवध के नवाब के बीच में, अवध के नवाब अंग्रेजों के बीच में इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है, सेकंड संधि होती है। इसमें क्या होता है, इलाहाबाद की सेकंड संधि में क्या होती है कि जो ये अवध के नवाब होते हैं ना, ये अंग्रेजों को 65 लाख जो है, सॉरी 50 लाख, अंग्रेजों को जो है 50 लाख रुपए जो है युद्ध में जो क्षति हुई थी उसकी वजह से हर्जाने के रूप में देते हैं अवध के नवाब 50 लाख। और जो इलाहाबाद कड़ा का जो क्षेत्र होता है ये पूरी तरीके से उसको दे देते हैं मुगल को। तो ये इलाहाबाद की संधि के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद फिर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ और जान लीजिएगा, इस सब युद्ध के बाद एक फिर आता है बंगाल में दैत्य शासन। तो बंगाल में जो दैत्य शासन का समय आता है, फिर बंगाल में आता है दैत्य शासन। और जो दैत्य शासन बंगाल में आता है, बंगाल में आता है दैत्य शासन, ठीक है। तो जो दैत्य शासन आता है बंगाल में, दैत्य शासन बंगाल में आता है, इसमें क्या, इसका मेन रीजन क्या होता है ना कि जो टैक्स से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जैसे दैत्य शासन में क्या होता है, जैसे टैक्स हो गई, ठीक है, जो टैक्स हो गया, जो व्यापार हो गया, ये सब चीज़ कौन अपने हाथ में ले लेता है, इसे कंपनी जो है अपने हाथ में ले लेती है, कंपनी अपने हाथ में ले लेती है। और जो सड़क निर्माण हो गया और जितनी ऐसी चीज़ें हो गई जहाँ पे जैसे जो चीज़ खर्च, जहाँ पे पैसा खर्च करना है, इन सब चीज़ों से जो रिलेटेड चीज़ें होती है उसे जो अंग्रेज, जो बंगाल के नवाब के हाथ में दे दिया जाता है। और एक चीज़ और इसमें इन सब में एक चीज़ और किया जाता है कि जो बंगाल के नवाब हैं वो अपनी सेना नहीं रखेंगे, वो अंग्रेजी सेना को रखते हैं। और ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दैत्य शासन तो बंगाल में लागू हो जाता है लेकिन समाप्त कब किया जाता है, इसे समाप्त किया जाता है 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग के समय में। वॉरेन हेस्टिंग के समय में 1772 ईस्वी में दैत्य शासन को बंगाल में समाप्त किया जाता है। दैत्य शासन जो सबसे पहले देखने को मिलता है वो बंगाल में ही मिलता है। उसके बाद एक चीज़ हम आपको और रिकॉल करा देते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा, ये है 1707, इसमें औरंगजेब की मृत्यु होती है। 1717 में फर्रुखसियर का शाही फरमान जारी किया जाता है। 1717 ईस्वी में क्या होता है कि जो मुर्शिद कुली खां हैं वो बंगाल के नवाब बनते हैं। ये कब तक रहते हैं, 1727 तक। 1727 के बाद जो है फिर बनते हैं सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन बनते हैं, फिर ये रहते हैं 1739 तक। 39 के बाद फिर बनते हैं, फिर ये 1740 में इनकी मृत्यु होती है, फिर जो है मतलब इनकी हत्या कर दी जाती है अलवर्दी खां के थ्रू। फिर अलवर्दी खां 1740 में बंगाल के नवाब बनते हैं, ये रहते 1742
1700 रहते हैं 1756 तक। फिर 1756 में क्या होता है, सिराजुद्दौला नवाब बनते हैं। 1756 के 1757 होता है प्लासी का युद्ध। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। उसके बाद 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। अब बक्सर के युद्ध के बाद जो 1765 में होता है इलाहाबाद की संधि। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ऐसे ही मुगल का जो है वो जो है चलता रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप लर्न कर लीजिएगा। सबसे औरंगजेब की मृत्यु के बाद फर्रुखसियर शाही फरमान जारी करता है। फिर 1717 में मुर्शिद कुली खां शासक बनते, बंगाल के पहले वो बनते हैं, बंगाल के सबसे पहले वो नवाब नहीं, सबसे पहले वो बनते हैं, क्या उसको बोलते हैं, सबसे पहले बंगाल के वो जो है दीवान ऐसे कुछ बनते हैं। उसके बाद फिर वो बनते हैं, अब 1717 में फिर वो बन जाते हैं बंगाल के भी, फिर वो बन जाते हैं क्या बोलते हैं नवाब। उसके बाद 27 तक, 27 के बाद फिर 39 तक वो, उसके बाद 40 में आ जाते हैं अलवर्दी खान जो एक योग्य शासक होते हैं। फिर 1740 के बाद 56 में इनकी मृत्यु होती है। 56 में सिराजुद्दौला आते हैं। 56 के बाद 57 में प्लासी का युद्ध, 64 में बक्सर का युद्ध, फिर इलाहाबाद की संधि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है और जिसको मैंने आपको रिकॉल करा दिया है। तो ये है बंगाल का युद्ध। अब बंगाल का युद्ध तो खत्म हुआ, इसके बाद अंग्रेजों का जो पांव है पूरी तरीके से बंगाल में जम जाता है। फिर इसके बाद अब हम पढ़ेंगे मैसूर के बारे में, मैसूर का युद्ध कैसे हुआ। फिर उसके बाद सिख के बारे में पढ़ेंगे। फिर जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है धीरे धीरे हम ऐसे ही खत्म करते चलेंगे। तो कैसे लगी आपको ये जानकारी जरूर बताइएगा। और हाँ, मैंने जितना पढ़ा है इसे आप प्रीवियस ईयर्स पेपर में आप देखेंगे तो आपसे क्वेश्चन जरूर बनेगा। धन्यवाद।